नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपको मुनाफे में के लिए किस तरह की रणनीति बनानी है, उस रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनबीडी से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। साथ ही कॉटन मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब होंगे, एमडी हैं डीडी कॉटन के, और साथ ही टीटी लिमिटेड के संजय जैन भी होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी कॉटन को लेकर, जो कल एक अहम बैठक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में हुई थी। टेक्सटाइल मंत्री ने क्या कुछ कहा है और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ समीर हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। समीर, बताइए क्या हुआ कुछ बैठक में, और क्या इस हफ्ते कुछ बड़े ऐलान या बड़े कदम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से उठाए जा सकते हैं क्या? कॉटन की लगातार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्राथमिकता घरेलू कॉटन डिमांड को पूरा करना ही होगा। कॉटन स्टॉक होल्डर्स के साथ में मंत्री पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्राथमिकता प्रायोरिटी यही है कि कैसे फिलहाल जो डोमेस्टिक कॉटन डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और आने वाले अगर 3 से 6 हफ्तों के बीच इसको पूरा नहीं किया जाता है, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। हालांकि कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के मुद्दे पर सरकार ने फौरी तौर पे तो कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बात का इशारा जरूर किया कि प्राथमिकता चूंकि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसे कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस अहम बैठक में 8 से 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया है। कॉटन के मसले पर यह कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कोटक करेंगे, जिनको देश में कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली दफा होगा कि इस मसले पर, कॉटन के मसले पर, एग्रीकल्चर मंत्रालय को भी साथ में लिया गया है। इस कमेटी में सुरेश कोटक के अलावा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, टेक्सटाइल कमिश्नर, इसके अलावा अपैरल गारमेंट इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, कॉटन फार्मर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, उनको भी साथ लिया जाएगा। इस कमेटी का मकसद यही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में देश में कॉटन की पैदावार को बढ़ाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस कमेटी की पहली बैठक आने वाली 28 मई को मुंबई में होने जा रही है, और बहुत प्रबल संभावना है कि इस पहली बैठक में दर्शना जरदोश, जो कि राज्य मंत्री टेक्सटाइल मंत्रालय हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार ने साफ किया है कि प्राथमिकता जरूर है कि डोमेस्टिक डिमांड कॉटन की उसको पहले पूरा किया जाए, लेकिन साथ ही कि अगर ये डोमेस्टिक डिमांड पूरा नहीं होता है तो सरकार आने वाले वक्त में कड़े कदम भी उठा सकती है। इसके साथ ही सरकार का दूसरा फोकस देश में कॉटन पैदावार को लगातार बढ़ाना भी है। ओके, शुक्रिया समीर ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। अरुण जी, जिस तरह से सरकार के कड़क बोल है, पीयूष गोयल साहब ने साफ कर दिया है कि कॉटन की जो घरेलू सप्लाई है उसको पूरा पहले किया जाएगा, और हो सकता है कि अगले हफ्ते तक कुछ बड़े कदम का भी ऐलान हो सकता है। क्या लग रहा है सर, आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है क्या? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक मंत्री जी का जो कल जो मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुआ है, उसके अंदर 2-3 चीजें जो खास उभरी है। नंबर 1 की इंडस्ट्री और ट्रेड की डिमांड थी कि जो इंपोर्ट ऑफ कॉटन ड्यूटी फ्री अलाउ किया गया था सितंबर तक का, उसको आप सितंबर शिपमेंट का करिए, नॉट अराइवल। जो उन्होंने हाथों हाथ मान लिया है, और उन्होंने रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री से और कंसर्न अथॉरिटीज से भी बात करके उन्होंने ऐलान किया है कि ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक काफी राहत मिलेगी मिलों को, क्योंकि इसके लिए जो सितंबर में अराइवल थी उसके बदले सितंबर शिपमेंट, तो मतलब अक्टूबर या 15 नवंबर तक की रुई मिलों के पास आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये डिस्कशन हुआ कि भाई आज अगर अपने टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट अपने को $100 बिलियन का करना है, ये करना है, तो उसके लिए अपने को एक भूमि बनानी पड़ेगी कि अपने रॉ मटेरियल की, और जब तक रॉ मटेरियल की सुधार नहीं होगी तो हाउ कैन यू अचीव द टारगेट्स ऑफ एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल। तो उसके लिए एक कमेटी गठन की गई है, जो सुरेश जी कोटक के नेतृत्व में वो फॉर्म की जाएगी, एंड उसका एक डिसीजन लिया जाएगा, एक प्रोसेस नक्की किया जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव द यील्ड्स ऑफ कॉटन। मतलब इसके अंदर ये एक इतना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, बट इसके अंदर
जो बीटी कॉटन का जो जितना जो एक ऑब्जेक्शन था फार्मर लोगों का और मंत्रियों का भी ऑब्जेक्शन था, उसी के कारण अगर आपकी ईल्ड बढ़ सकती है तो उसके लिए डिसीजन देखो क्या होता है। इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस, बट इट इज एक सही दिशा में एक स्टेप लिया गया है कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा है प्रोडक्शन, उसको इंक्रीज किया जाए। नंबर 3 जो था कि भाई आज हालात में इमीडिएट रिलीफ क्या हो सकती है। अभी इमीडिएट रिलीफ के लिए तो कोई अनलेस एंड अनटिल यू टेक सम नी जर्क रिएक्शन तो इमीडिएट रिलीफ हो सकती है, जो व्यापार के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए काफी हानिकार हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इमीडिएट रिलीफ कुछ आ सकती है, पर उन्होंने जरूर कहा है कि भाई अगर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एंड यार्न अगर आप एक्सपोर्ट बंद नहीं करो या खाली 25% एक्सपोर्ट करो या 20% एक्सपोर्ट करो सितंबर तक, नहीं तो फिर हम आपके साथ ये एक्शन लेंगे, हम ड्रॉबैक्स विड्रॉ कर लेंगे, बेनिफिट्स दिया वो विड्रॉ कर लेंगे। ये सब चीजें डिस्कस हुए थे, ये सब चीजें ये वार्तालाप हुई थी, पर अभी कितना उस पर एक्शन लिया जाता है और क्या होता है वो देखने की बात है। बट एज ऑन टुडे दो पॉजिटिव एक्शन है कि एक कमिटी फॉर्म की गई है और नंबर 2 आप की गई है कि इंपोर्ट ऑफ कॉटन विल बी अलाउड फ्रॉम शिपमेंट डेट एंड नॉट अराइवल डेट। कुछ अहम पहल है और सरकार ने जिस तरह से कमेटी बनाने का ऐलान किया है, डेफिनेटली वो अहम सुझाव देंगे। तो आने वाले समय में कम से कम ईल्ड की जो दिक्कत है, क्योंकि एरिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है कॉटन की, लेकिन हम ईल्ड में काफ़ी पीछे हैं पूरी दुनिया के एवरेज के मुकाबले, आधे के आसपास है, तो उस फ्रंट पर काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया अरुण सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ संजय जैन साहब भी हैं, टीटी लिमिटेड के एमडी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। संजय जैन साहब, कई सारी कंपनियों के रॉ मटेरियल्स कीमतों में तेजी से चिंता जता रहे, सारी कंपनियां इस बात से चिंतित है कि कैसे ये रॉ मटेरियल के प्राइस कम हो, इससे मांग पर कितना असर हो रहा है। अगर आपकी कंपनी की बात करें तो क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर में क्या इससे दिक्कत हो रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर कम मिल पा रहे हैं, आप कंपीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनली? कॉटन के दाम इंडिया में आज के दिन सबसे ऊंचाई पर है दुनिया में, इसीलिए जो कॉटन यार्न के ऑर्डर्स हैं वो डेफिनेटली अब आने बंद हो गए हैं। फिलहाल इंडिया से यार्न एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ आवर हाई कॉटन प्राइस एंड कॉस्टिंग। गारमेंट्स और फैब्रिक के ऑर्डर अभी भी चल रहे हैं पुराने, पर नए रेट पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं। संजय जी, अब दूसरा सवाल ये होगा कि क्लाइंट से किस तरह के सेंस मिल रहे हैं, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि दाम तो काफी लगातार बढ़े जा रहे हैं, घरेलू बाजार में रिकॉर्ड पर भाव है, इंटरनेशनल मार्केट में 11 साल की ऊंचाई पर है, तो क्या ऑर्डर में डिले हो रहा है क्या इस वजह से? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि इंडिया के दाम इंटरनेशनल से ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इस साल हमारी क्रॉप बहुत कम है, तो उसके कारण क्लाइंट का रुझाव दूसरे सप्लाइंग सेंटर्स पर जा रहा है, जैसे वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, बांग्लादेश हुआ। तो डेफिनेटली इंडिया एज अ कंट्री, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को डेफिनेटली इसका नुकसान हो रहा है, ऑर्डर फ्लो कम है और क्लाइंट इज नॉट रेडी टू इंक्रीज प्राइसेस बिकॉज उसके पास ऑल्टरनेटिव्स है। और सेकेंडली इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर में, खासकर यूरोप में दे आर फीलिंग थिंग्स आर स्लो, सो दे आर नॉट रेडी टू इंक्रीज प्राइसेस। आखिरी सवाल ये होगा कि अक्टूबर से अब तक कॉटन के दाम दोगुने हो चुके हैं, अब तक आपने कितने प्राइस हाइक लिए हैं और आगे क्या दाम और बढ़ाने के और कस्टमर के ऊपर ये पास ऑन करने की आप लोग योजना बना रहे हैं? नॉर्मली देखिए, कॉटन दाम बढ़ने में और गारमेंट्स में जो पास ऑन होता है उसमें टाइम लगता है, लैग इफेक्ट होता है। तो अभी तक जो यार्न के दाम नवंबर तक जो लेवल थे वो हम आगे दे पाए हैं। उसके आगे के जो इंक्रीजेस आए हैं, नॉर्मली 3 महीने में मैक्सिमम पास ऑन हो जाना चाहिए, पर इस बार क्योंकि मार्केट स्लो है, इन्फ्लेशन सिर्फ टेक्सटाइल्स में नहीं है, सब प्रोडक्ट्स में है, तो कंज्यूमर की बाइंग ओवरऑल हम देख रहे कम हो रही है, तो इसीलिए पास ऑन में टाइम ज्यादा लग रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट कि जून तक हम मतलब 3 महीने की जगह 4-5 महीने का गैप रहेगा बिटवीन पासिंग ऑन द इंक्रीजेस।
शुक्रिया संजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा मार्केट समझाया और किस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत हो रही है। कॉटन ही नहीं, अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है और यही हाल बाकी भी कमोडिटीज पर है। अब खाने के तेल की बात करें तो यहाँ भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो पाम तेल में 6% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या अब धीरे धीरे नरमी के संकेत है? क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनका मानना है कि धीरे धीरे अब यहाँ से नरमी आएगी, जून तक दाम काफी कम हो सकते हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी हैं, सी के प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, कीमतों में गिरावट का जो ये सिलसिला शुरू हो गया है, क्या आगे और बढ़ने वाला है अब यहाँ से? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तो अभी नहीं गिरा है बाजार, ज्यादा से ज्यादा साइडवेज की पोजीशन है। और अभी जो इंडोनेशिया की जो खबरें आ रही हैं, इंडोनेशिया में अभी भी लगता है कुछ ईगो की टसल हो गई है और अभी गवर्नमेंट ने अभी तक का कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं दिया कि कब वो विड्रॉ करेंगे बैन को। तो अभी तो लग रहा है कि बैन कंटिन्यू रहेगा। मेरा तो ये मानना है कि वैसे डोमेस्टिक डिमांड हिंदुस्तान में वैसे इस गर्मी में बेइंतहा घट गई है और शादी ब्याहों का जो सिलसिला था अप्रैल का, वो भी मई के महीने में थोड़ा कमती है। तो इससे डिमांड तो डेफिनेटली अफेक्टेड है, बट प्राइजेस जहां तक अपना सॉफ्ट ऑयल या पाम ऑयल का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा गिर जाए इमीडिएट में वो अभी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस अभी भी देखिए मजबूत होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी थोड़ी बहुत नरमी आनी है वो आ सकती है, पर बहुत ज्यादा नरमी का व्यापार करना अभी थोड़ा डेंजरस ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज ठंडी नहीं हो रही है कमोडिटीज होगा। इंडोनेशिया से खबर आ रही है, कई सारे वहाँ के भी एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हो सकता है कि अगले हफ्ते बैन का फैसला वहाँ की सरकार वापस ले ले। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे सोर्सेज भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, पर ये जो सोर्सेज हैं पिछले 15 दिन से यही बातें बोल रहे हैं, तो अब कितना उन पर विश्वास किया जाए ये थोड़ा एक मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट जो है ना उनको जो 14,000 रुपये के लेवल पे उनको जो तेल चाहिए वहाँ का, वो अभी तक आया नहीं है। अभी भी 16,000 साढ़े 16,000 रुपए के लेवल पे है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कहीं मूंछ की लड़ाई ना हो गई हो। बट ये बात भी इसके साथ साथ कहना जरूरी है कि अगर उन लोगों ने नहीं एक्सपोर्ट किया तो सूनर और लेटर उनके यहाँ स्टोरेज की भयंकर तकलीफ पड़ने वाली है, और फिर फार्मर एजिटेशन और क्या ना, मिल्क फिर फ्रेश फ्रूट खरीदना बंद करेंगी और फिर फार्मर एजिटेशन भी होंगे। तो सूनर और लेटर उनको कहीं ना कहीं रिलेंट तो करना पड़ेगा। अब वो हफ्ते भर में करते हैं या 15 दिन में करते हैं, ये एक तरह सोचने की बात है। आज की तारीख में मैं एक चीज आपके साथ जरूर और शेयर करना चाहूंगा कि अभी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने बगैर इंडोनेशियन पाम ऑयल के जीना सीख लिया है। अभी आज की तारीख में भी हम लोगों के यहाँ पाम ऑयल रफली 5 से 5.5 लाख टन आ रहा है। ये ज्यादा करके इंडोनेशिया, ये मलेशिया और थाईलैंड से आ रहा है, जबकि इंडोनेशिया से प्रैक्टिकली जीरो हो गया है। तो ये अगर इंडोनेशिया नहीं खोलेगा तो आने वाले दिनों में उनके लिए ही तकलीफें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त उनके यहाँ प्रोडक्शन है। कहीं ना कहीं उनको घर तो चाहिए पाम ऑयल को भेजने के लिए। देखने वाली चीज होगी, इंटरेस्टिंग। किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है। कल ही खबर आई थी कि वहाँ के किसान काफ़ी विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाव उनको काफ़ी कम मिलने शुरू हो गए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा खाने के तेल के मार्केट के बारे में अपडेट बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर गिरावट शुरू हो चुकी है। अगर गोल्ड की बात करें तो 50,000 के नीचे आ गया है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में जो ये 50,000 के नीचे आप लगातार बेचने की सलाह दे रहे थे, पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी, क्या अभी भी बिकवाली की सलाह देंगे या अब आपको लग रहा है कि ये सही लेवल है खरीदारी का? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, अगर कंटिन्यूसली मैं अभी भी इसमें काफी बेरिश हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट काफी ओवरबॉट जोन में आ चुका है और सारे कमोडिटी में आपको मंदी देखने मिल सकती है। और स्पेशली सोने की तरफ आप बात करें तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि 50,000 का स्तर ब्रेक कर देगा और यही हुआ। मार्केट 50,000 का स्तर ब्रेक करके निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है।
इमीडिएटली मेरे हिसाब से 49,500 टू 49,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1775 के स्तर है जो मैं इमीडिएटली सोने में एक्सपेक्ट करता हूँ। फंडामेंटली कोई तेजी नहीं है और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो था उसका जो माहौल था वो अभी भी मार्केट में थमा जा रहा है, यानी न्यूज काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उस कारणवश काफी मार्केट में कोई टूल नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से और जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को यहाँ पे एक प्रेशर होगा ही, और अब देखिए कमोडिटी मार्केट में और प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा सोने में। और रही चांदी की बात, तो मैं चांदी में भी काफी बेरिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी 60,000 के स्तर भी ब्रेक कर देगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 20 का स्तर है जो मार्केट टिका हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी लेवल ब्रेक कर देगा। मनोज जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि वापस से चांदी 60,000, हालांकि पिछले इस हफ्ते या पिछले हफ्ते गई भी थी चांदी 59,000 के नीचे, क्या लग रहा है फिर से 60,000 के नीचे चांदी आएगी और गोल्ड 49,000 तक फिसल सकता है? नमस्कार रिश्मोहन जी, बिल्कुल हमने गत सप्ताह जो है सोने और चांदी में एक सेल ऑफ देखा था और काफी बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली थी जब डॉलर इंडेक्स यहाँ 105 के स्तर तक पहुंचता हुआ नजर आया था, और उसके बाद हमने सारे कमोडिटीज में सेल ऑफ आते हुए देखा था। लेकिन ओवरसोल्ड पोजीशन के कारण लोअर लेवल्स पर जो है सोने और चांदी में सपोर्ट देखने को मिले हैं और एक रिवर्सल जो है यहाँ लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। तो निचले स्तरों पर यहाँ सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि सोना अगली गिरावट के पहले जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो है वो दिखा सकता है टुवर्ड्स 1840-1850 डॉलर। तो अभी यहाँ पे निचले ले स्तरों पर जो है बिकवाली की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। आज दिन के सत्र में अगर यहाँ 49,800 के स्तर मिलते हैं तो वहाँ बाइंग कर सकते हैं ऊपर में 50,100 50,200 तक के लक्ष्य के लिए। हालांकि अभी ओवरऑल ट्रेंड यहाँ सोना और चांदी का जो है वो बेयरिश है, लेकिन एक बड़ी गिरावट के बाद एक यहाँ पे रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो निचले स्तरों पर बिकवाली से बचे, इंट्राडे के लिए यहाँ बाइंग की जा सकती है, ऊपर में 50,200 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, निचले लेवल पे बाइंग की सलाह है इंट्राडे के लिए मनोज जी की तरफ से। वंदना जी, आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रही हैं? ये जो गिरावट है गोल्ड और सिल्वर की, क्या इसमें खरीदारी की सलाह दे रही हैं आप? विश्वमोहन जी, एक चीज बताना चाहती हूँ, जून और जुलाई दोनों महीने में यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज जो है वो यहाँ पे लगभग यहाँ पे तय दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल हम प्राइस मूवमेंट देखें तो 10% से 14% तक की गिरावट आती है जब ये इंटरेस्ट रेट हाई का जो साइकिल चलता है। तो मेरे ख्याल से 10% का तो ऑलरेडी आ गया, थोड़ी सी गिरावट अभी यहाँ पे और है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गिरावट है यहाँ पे, बहुत शार्प फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे सोने में फिर से आएगा। एक मैं कहना चाहूंगी कि 49,900 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, 49,600 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस होगा 50,550 का। और एक चीज बताना चाहती हूँ विश्वमन जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 49,000 के करीब एक बेस जो है यहाँ पे बन सकता है, कंसोलिडेशन मोड में ये कमोडिटी आ सकती है। साथ ही सिल्वर में भी गिरावट जो है ऑलरेडी बहुत डीप हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा शार्प फॉल अब यहाँ से नहीं देख रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि 54 या 55,000 का भी नियर फ्यूचर में यहाँ पे रेट्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस सेलिंग की एडवाइस रहेगी। यहाँ पे 60,650 ये लेवल आता तो यहाँ पे सेलिंग करें, 60,000 का यहाँ पे लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस लगाना होगा 60,850 का। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 58,000 के करीब यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में आएगी। तो डाउनफॉल अभी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लिमिटेड डाउनफॉल है। ओके, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हालांकि कल शाम के सत्र में यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन वापस से आज हल्की तेजी दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है क्रूड में? क्या क्रूड में लग रहा है कि ये तेजी टिकेगी जिस तरह की तेजी आ गई है? देखिए, पिछले हफ्ते हमने काफी कहा था कि तेजी लग रही है मार्केट में, और मार्केट में ऑलमोस्ट 800 रुपए की तेजी आपको देखने मिली है प्राइस में। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा समझ जाएगा। 9,000 का स्तर है जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा, और डाउन साइड आप देखिए तो 7,800 से 7,900 पे मार्केट घूम रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो अराउंड 110-115 का स्तर है जो मार्केट वहां से घूम रहा है। डाउन साइड $100 का लेवल टिका रहा है। जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से कमोडिटी मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। ये एक डेड कैट बाउंस बोल सकते हो आप, या टेम्पररी बाउंस है ये, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में काफी सप्लाई है, और एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस में एक प्रेशर आ सकता है करंट लेवल से। मैं सेलिंग की रिकमेंडेशन दूंगा। मुझे लगता है कि इमीडिएटली 8,500 से 8,200 के स्तर आपको कच्चे तेल में देखने मिलेंगे। देख रही है कच्चे तेल में? ये वंदना जी, कच्चे तेल में किस तरह के लेवल आप देख रही हैं? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक EIA की रिपोर्ट आई है, काफी इंटरेस्टिंग है, कि जितना हमारा रशिया से सप्लाई साइड
कम हुआ है उतना ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिमांड भी कम हुआ है, चाहे वो स्लो डाउन इशू है या अदर मतलब ट्रेड इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेरिश प्रेशर जो है इस काउंटर पे बना रहेगा और मैं भी यहाँ पे धर्मेश से एग्री करती हूँ। 9000 से ऊपर यहाँ पे स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कच्चे तेल के लिए। आज के लिए मुझे लग रहा है कि 8765 पे सेल करना चाहिए, 8650 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 8850 लगाना है और मुझे लग रहा है कि हायर साइड से एक सेलिंग प्रेशर आएगा और जो मेजर जोन रहेगा यहाँ पे विश्व मोहन जी वो यहाँ पे 8400 से लेके 9200 तक का हो सकता है कच्चे तेल में। ओके मनोज जी, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? 638 के आसपास है एमसीएक्स पे, करंट भाव पर क्या करें? नेचुरल गैस में हमने अच्छा मोमेंटम देखा है और लोअर लेवल्स पर यहाँ पे बार बार जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने कीमतों को 640 के ऊपर निकलते हुए देखा था। 630 से 615 की रेंज में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि अगर थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड 630 तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे। 630 के आसपास ये काउंटर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 615 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगले 1 से 2 दिन के लिए लक्ष्य यहाँ पे 655 तक का रख सकते हैं। नियम का क्या टारगेट है मनोज जी आपका? एल्यूमिनियम में भी हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी। यहाँ भी 247 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एलएमई इन्वेंट्री में फिर एक बार गिरावट देखने को मिल रही है तो 237 के लेवल्स मिले तो यहाँ भी बाय कर सकते हैं। 232 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 247 के लक्ष्य रख सकते हैं। वंदना जी, कॉपर और जिंक इन दोनों के टारगेट क्या है इंट्राडे के लिए? विश्वमोहन जी, कॉपर में सेलिंग करना होगा 762 पे, 755 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 765 का। जिंक पे मुझे लग रहा है कि 313 के स्तर पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 310 का टारगेट, 314.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कॉपर और जिंक बेचने की सलाह। धर्मेश जी, मेटल में आपकी राय, आप क्या करें, आप क्या सलाह दे रहे हैं? मेरी भी वंदना से सहमत हूं। मुझे एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में काफी दायरा रहेगा बट सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। स्पेशली कॉपर की बात करें तो मैं अभी भी इसमें काफी बेरिश हूं। 750 के स्तर के टारगेट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को पोजिशनल ट्रेड बनाए इसमें। और दूसरी अगर कमोडिटी मेरी अच्छी रहेगी वो जिंक रहेगी, क्योंकि जिंक काफी स्प्रेड बढ़ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिंक आने वाले समय में 300 का स्तर भी ब्रेक करेगा। तो ये दोनों कमोडिटी में मेरी पोजिशनल सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। कॉपर और जिंक बेचने की सलाह धर्मेश जी की तरफ से भी। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, मनोज जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप 56161 पर SKS लिखकर SMS करें या फिर आप sensex का superstar.com पर जाकर लॉगिन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीतें।